हाय गाइस, मैं हूं यशोवर्धन। हजल आइस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए, चर्चा में क्यों रहा, तो हम ऐसे बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जाते हैं और 17वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसमें भाग लेते हैं। राइट, अब इसकी थीम क्या है ये जानना जरूरी है कि समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग, ऐसे समझिए कि साउथ साउथ कॉपरेशन की बात यहां पर की जाती है। राइट, देन फिर आता है अगला कि यहां पर क्या हुआ। तो एक जो डिक्लेरेशन है जिसे बोला जाता है रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन, इस पर साइन होते हैं और यहां पर परमानेंट मेंबर के तौर पे इंडोनेशिया को जोड़ा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि एज ए पार्टनर स्टेट के तौर पे जुड़ते हैं, जैसे बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों के बारे में आपको एटलस में ध्यान से देखना है कि ये कहाँ पे इनकी लोकेशन है और अगली बार ब्रिक्स कहाँ पर होगा। तो 2026 में वो होगा भारत में। राइट, तो 2026 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, अध्यक्षता करेगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। अगले उस पर पहुंचे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स, अगर हम इस वर्ड के ऊपर जाते BRIC की बातें, तो ब्रिक्स नाम के ब्रिक हुआ करता था। तो ये 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, इनके द्वारा जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके लिए शब्द का इजाद किया इन्होंने, शब्द गढ़ा बोला जाएगा। देन फिर 2006 में आउटरीच समूह के तौर पे ये गठन किया जाता है। आगे चल के हम देखते हैं 2009 में पहली बार इसका एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के पश्चात ये ब्रिक्स बन जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे हमें डेवलपमेंट्स दिखते हैं। अब अगर देखा जाए तो सदस्य कैसे कैसे इसमें जुड़ते चले गए, तो प्रारंभिक जो हम बोलेंगे फाउंडिंग मेंबर जो इसमें थे, तो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। 2024 में अगर देखें तो इसमें ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इथोपिया इसमें शामिल होते हैं और 2025 में इंडोनेशिया इसकी मेंबरशिप लेता है। लेकिन यहां जानने की बात है, सऊदी अरब ने अभी तक सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने भी 2024 में जो एक प्रपोजल दिया था, ये प्रपोजल से इसने अपने आप को अलग कर लिया है। इट मींस अब ये मेंबर नहीं बनना चाहता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स का आखिर इंपॉर्टेंस क्यों दुनिया भर के अर्थशास्त्री ब्रिक के बारे में कहते हैं कि ये G7 को टक्कर दे सकता है, G7 के पैरेलल खड़ा हो सकता है। देखिए, ब्रिक्स में दुनिया की लगभग 45% पॉपुलेशन है और अगर हम टोटल ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो 37.3% ग्लोबल जीडीपी का यहाँ पर पैदा होता है और यूरोपियन यूनियन अगर हम देखें तो सिर्फ 14% पे है और G7 सिर्फ 29% पे। तो उससे अगर देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि उन दोनों ग्रुप से ज़्यादा बड़ा ये ग्रुप होता है। अब इन्होंने क्या क्या किया, किस तरह के इनिशिएटिव, तो न्यू डेवलपमेंट 2014 में स्टार्ट किया। देन इसके अलावा कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी है IMF की तरह ये। और ब्रिक ने ग्रीन एक्सचेंज और रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन STI फ्रेमवर्क, तो ये कुछ ऐसे हैं जो सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अब यहां पे देखें 17वें शिखर सम्मेलन में मुख्य बातें क्या रही जिन पर की सहमति बनी। हम यहां पे देखें तो ब्रिक्स ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अधिक से अधिक जो सदस्यों को जोड़ने की बात करते हैं कि इन सभी कॉन्टिनेंट से जोड़ा जाए। कहां पर जोड़ा जाए, वे कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन किया जाए और हर कॉन्टिनेंट से मेंबर्स को यहां जोड़ा जाए। देन इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए भी अगर हम बात करें तो वहां पर वे कहते हैं कि जिस तरह की उनकी भूमिका है विकासशील देशों के प्रति, उस पे वो कहते हैं कि परिवर्तन होने चाहिए और वहां पे जो अन्य कई सारे सदस्य हैं उनके कोटे को भी बढ़ाए जाने की बात करते हैं। इसके अलावा WTO में भी डेवलपिंग नेशन के समर्थन की बात यहां पे की जाती है।
और अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज फाइनेंस को अपनाया गया ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए फंड्स उपलब्ध कराए जा सके, उनकी मदद की जा सके। राइट फ्रेंड्स, देन अगला अगर हम देखें यहाँ पर तो सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए अगर देखें तो अफ्रीकी समस्याओं के अफ्रीकी समाधान। अगर समस्या किसी कॉन्टिनेंट की है तो समाधान भी वहीं पर निकलेगा, उन्हीं देशों के बीच में आपस में चर्चा करके। और इसके अलावा यहाँ पे बात की गई कि गाजा में सीज फायर की बात की गई और बोला कि 2 नेशन जो फार्मूला है उससे ही समाधान निकाला जाए। इसके अलावा यहाँ पर पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसकी निंदा की जाती है और भारत ने कहा कि आतंकवाद को सिद्धांत रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि सुविधा के आधार पर कि कभी आप एक जगह कहेंगे आतंकवाद चलेगा और दूसरी जगह कहेंगे आतंकवाद नहीं चलेगा। वित्तीय सहयोग के मामले में देखा जाए तो ब्रिक्स काफी समय से अपनी मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव पर बातचीत की गई यहाँ पर, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का और ज़्यादा एक्सपेंशन या विस्तार करने की बात भी यहाँ पर की गई। देन इसके अलावा अगर हम अगला मुद्दा देखें यहाँ पर तो वो है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो वे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, डेटा इकोनॉमी गवर्नेंस को भी यहाँ पे एक समझौता किया गया है और ब्रिक्स स्पेस काउंसिल बनाने की बात की गई है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एक स्पेस प्रोग्राम है उसी तरह से। अगर हेल्थ सेक्टर में या सोशल सेक्टर में अगर देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी सामाजिक जो बीमारी है उसे समाप्त करने के लिए एक समझौते की बात यहाँ पर की जाती है। राइट फ्रेंड्स, देन इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि कैसे ब्रिक्स वैश्विक शासन व्यवस्था में एक दोबारा से शक्ति संतुलन को बना रहा है, नए तरीके से इसको रीडिफाइन कर रहा है। एनर्जी सेक्टर में अगर देखा जाए तो ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ ब्रिक्स अब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन का 44% कवर करता है, ये बड़ी बात है। देन अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक जो चर्चा होती है उसके मंच की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि डोकलाम गतिरोध के दौरान हमने देखा ये गैर पश्चिमी तटस्थ मंच के तौर पे उभर करके आया जहाँ पर कि डिस्प्यूट सेटल करने की बात की गई। इसके अलावा हम देखें तो बहुपक्षी मल्टीलैटरल अगर स्तर पर देखा जाए तो यूएनएससी में, डब्ल्यूटीओ में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। देन अगर हम बात करें इंक्लूसिव किस तरह से दुनिया के साथ समावेशिता और वैश्विक भागीदारी की बात करें तो जितने भी अभी इसके नए सदस्य हैं वे सभी डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि वैश्विक व्यापार का दायरा भी लगातार बढ़ता है। और G7 के साथ अगर हम देखें इसका कंपैरिजन तो G20 में एक उभरती शक्ति के रूप में पश्चिमी प्रभाव को ये चुनौती दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये विकल्प भी प्रदान करता है G7 के जगह। लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि यहां पर कुछ समस्याएं भी हैं और उनके समाधान की बात करेंगे। तो हम देखें यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस किस तरह के हैं कि यहां पर स्थायी सचिवालय की अनुपस्थिति, यहां इससे क्या होता है कि निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ये असंगठित रहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भू राजनीतिक अंतर्विरोध की जो यहाँ सदस्य हैं उनमें आपस में भी अंतर्विरोध हैं, जैसे कि ईरान और वेस्ट का विरोध, यूएई और इजिप्ट के बीच में जो समस्या है उसका अगर देखें तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी है और इसके अलावा विरोधाभास भी एक साथ हमें मिल जाता है। देन आर्थिक कमजोरियों के मामले में अगर देखें तो चीन की आर्थिक विकास दर अगर देखा जाए तो जो 2023 में 5.2% थी वो 2024 में घट करके 4.6% पहुंच जाती है और उम्मीद की जा रही है और घट के 2028 तक 3.5% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा रूस पर युद्ध और प्रतिबंध के कारण भी रूस की अर्थव्यवस्था भी लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर इनके बीच के आंतरिक व्यापार की बात करें तो मात्र 2 से 2.5% ही आपस में ये व्यापार करते हैं और इस तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स की पूरी जो व्यापारिक जो संभावना है उसका भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की कोशिश की गई गठन करने का, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। वैश्विक संस्थाओं में भी अगर देखा जाए तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हमें वहां नहीं दिखता है, जैसे कि ब्रिक्स प्लस देशों के पास
वर्ल्ड बैंक में केवल 19% वोटिंग के पावर हैं, वहीं पर G7 के जो देश हैं उनके पास 40% तक के वोटिंग के पावर हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास अगर देखा जाए तो जितनी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास कैपिटल है उतनी पूंजी भी यहां पर इनके पास नहीं है। अगर बात की जाए कि डी डॉलराइजेशन की बात की, डॉलर की जगह ब्रिक्स की मुद्रा को अपनाया जाए, तो ये भी अभी असंभव दिखता है, दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। तो सवाल यहां पर आते हैं कि आखिर ये अपनी भूमिका कैसे बढ़ा सकता है, इसका भविष्य कैसे और बेहतर बन सकता है। तो देखिए क्या करना होगा, कुछ संस्थागत सुधार करने होंगे, जैसे कि स्थायी सचिवालय की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों पर वेटेड वोटिंग की बात करनी पड़ेगी और नए सदस्यों के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मानदंड बनाने पड़ेंगे कि किसी को भी सदस्य ना बनाया जाए, बल्कि देखा जाए कि उन देशों में आर्थिक स्थिरता है कि नहीं, या जीडीपी उन देशों की कितनी है। वित्तीय एकीकरण के मामले में अगर देखा जाए तो वैकल्पिक स्विफ्ट प्रणाली, देखिए क्या है स्विफ्ट प्रणाली, क्या है, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है, तो वैश्विक स्तर पर स्विफ्ट मतलब पेमेंट की एक व्यवस्था है। तो यहां पर अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF या दूसरी जो पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भरता कम करना चाहते तो ब्रिक्स को अपनी स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर एक प्रणाली को विकसित करना होगा और ब्रिक्स प्लस डेवलपमेंट बैंक 2.0 बनाना होगा। देन इसके अलावा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देना होगा, ताकि जो व्यापारिक बाधाएं हैं, कौन सी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया जा सके और आपस में इनके बीच में जो व्यापार अभी आपस में सिर्फ 2.5% का होता है उसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा भू राजनीतिक सहयोग के मामले में देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और WTO में सुधार के मुद्दे पर एकजुट होना होगा यहां पर। और आतंकवाद के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो यहां पर भी जैसे कि इस तरह की नीति का पालन करना होगा, जैसे चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन वो भारत को इस तरह से सपोर्ट नहीं करता। तो यहां पर संघर्ष समाधान की स्थिति खोजने की बात करनी होगी और कुछ इनोवेटिव साझेदारियां करनी होगी, जैसे कि ब्रिक्स प्लस का डिजिटल अलायंस का गठन करना होगा, जहां पर AI, चिप निर्माण, ग्रीन टेक पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ साथ अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी मिलकर के सहयोग करना होगा। सांस्कृतिक अगर क्षेत्र में देखा जाए तो ब्रिक्स प्लस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क स्टैब्लिश करना होगा और वीजा मुक्त पर्यटन की स्थितियां पैदा करनी होंगी। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम समझ सकते हैं कि ब्रिक्स यदि संस्थागत सुधार और वित्तीय एकीकरण और रणनीतिक एकता अगर लेके आ जाता है तो ग्लोबल साउथ का एक प्रभावशाली समूह के तौर पे ये स्थापित होता है। 2026 में जैसा कि भारत मेजबानी कर रहा होस्ट है, और ऐसे में हम मान सकते हैं कि भारत को एक महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है और एक पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने के एक बड़े टूल के तौर पे ब्रिक्स को हम देखते हैं यहाँ पर। तो मुद्दा ये है, मौका भी है, अगर बात ऐसी है कि ब्रिक्स के सभी सहयोगी मिल करके अगर कोशिश करें तो ब्रिक्स को सफल बना सकते हैं और G7 जैसे बड़े संगठन, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों को भी चुनौती दी जा सकती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहां पर आगे बढ़ा करके उसकी पूंजी का विस्तार करके। राइट फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रिक्स समिट 2017 जो हुआ उसके विषय में जो संक्षेप में मैंने जानकारी देने की प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी जो जानकारी वो मैंने देने की कोशिश की, आपके काम आएगी। सो हम मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में, और आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे साथ अगर बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को लगातार अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है लगातार। कमेंट बॉक्स में आप और भी जो भी नए विषयों पे आप वीडियोस चाहते हैं आप प्लीज हमें सजेस्ट करें, हम आपके लिए वो उन पे रिसर्च करेंगे, उन वीडियोस को आपके लिए तैयार करके लाएंगे।